नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे को सब्सक्राइब करें। को कुरेद रहा था। सब्सक्राइब करो। जब से उसने टाइगर की आइडेंटिटी ली थी, तब से वो एक से बढ़कर एक दुश्मनों से लड़ता आया था, लेकिन उसका कोई भी दुश्मन इतने कमीनेपन की हद तक नहीं उतरा था। गुस्से की वजह से अभिनव की नसें तन गई और उसने दांत भींच लिए। अभिनव का ऐसा रूप देख अनन्या ने घबराते चैनल को हुए लाइक पूछा, करो और सब्सक्राइब करो। अगला अभिनव, एपिसोड देखने के क्या लिए हुआ? सब्सक्राइब करो। अभिनव एकदम से कुर्सी से उठा चैनल और को अगला बोला, देखने के एपिसोड सब ठीक है। सब्सक्राइब करो। थैंक्स। कबीर, हंसराज जी, चलिए थोड़ी देर बाहर होकर आते हैं। ये कहते ही अभिनव बाहर की ओर निकल गया। घबराते हुए कबीर और हंसराज भी जल्दी से उसके पीछे पीछे चले गए। अनन्या को यह देखकर बहुत बुरी फीलिंग आ रही थी। उसने कहा, वाणी, जरूर कोई बड़ी बात हुई है। वाणी अनन्या को दिलासा देते हुए बोली, अभिनव सर ने बोला है ना, सब ठीक है, तुम स्ट्रेस मत लो, ये बेबी की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अनन्या ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और बोली, कैसे स्ट्रेस न लूं? तुमने अभी देखा नहीं उसके चेहरे पर कितना गुस्सा छाया हुआ था। वो चाहे कितना भी झूठ बोले, लेकिन उसकी आंखें मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। वाणी खुद भी एक टॉप रैंक किलर थी। वो अनन्या का मतलब समझ रही थी। अभिनव का गुस्सा वाकई में बहुत तेज था। अनन्या ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है वाणी। वाणी अनन्या के पास गई और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, कुछ हुआ भी होगा तो अभिनव सर उससे हैंडल कर लेंगे, और कबीर भी तो उनके साथ गया है, टेंशन मत लो, देखना वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। वाणी और अनन्या दोनों की नजरें दरवाजे की ओर लगी हुई थी। अभिनव हंसराज और कबीर के साथ गाड़ी में बैठा और तेजी से बंगलो के बाहर निकल गया। ड्राइविंग सीट पर बैठे कबीर ने पूछा, अभिनव, हुआ क्या है? लेकिन अभिनव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मानो किसी ट्रांस में खो गया था। हंसराज ने दोबारा पूछा, अभिनव? हंसराज की आवाज सुनकर अभिनव अचानक होश में आ गया और बोला, वो मां के स्मारक को तोड़ने के लिए गई है। मरने के बाद भी वो मेरी मां को सुकून से नहीं रहने देगी। यह सुनते ही कबीर और हंसराज के होश उड़ गए। उन्हें नहीं पता था कि किसके बारे में बात हो रही थी, लेकिन मरने के बाद किसी का स्मारक तोड़ देना बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। अभिनव इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो कबीर और हंसराज को भूलकर अपने आप से ही बड़बड़ाता रहा, 1 बिलियन मांग रही है। हाँ, उससे लगता है कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जो बेटा अपनी मां के सम्मान की रक्षा पैसे देकर करे, वो बेटा खिलाने के लायक ही नहीं है। गुस्से की वजह से अभिनव ने फोन इतना कस के पकड़ लिया था कि वो चटक कर टूट गया। अभिनव अचानक भूखे टाइगर की तरह चिल्लाया, आज तुमने हद पार कर दी है। अगर आज तुम मेरे हाथों से जिंदा बच गई तो मैं अपनी मां का बेटा नहीं। पूरी बात पता चलने पर कबीर और हंसराज भी गुस्से में आ चुके थे। तभी हंसराज ने पूछा, अभिनव, लेकिन वो है कौन? अभिनव दांत पीसते हुए बोला, और कौन हो सकता है? वैभवी की मां समता। हंसराज ने गुस्से में कहा, डैम इट, हमें पहले ही वैभवी की फैमिली पर दया नहीं दिखानी चाहिए थी, वरना आज वैभवी की मां की इतनी हिम्मत नहीं होती। अभिनव, अगर आज तुमने उसे नहीं मारा तो मैं मार डालूंगा। अभिनव अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उसने फोन निकाला और वैभवी का नंबर डायल करके बोला, वैभवी, अपनी मां को रोक लो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। वैभवी ने जवाब दिया, मेरा अब अपनी मां से कोई लेना देना नहीं, प्लीज अब मुझे दोबारा फोन मत करना। अभिनव गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, वैभवी, ये मजाक नहीं चल रहा। अगर मेरी मां का स्मारक टूटा तो मैं समता को वही मौत दूंगा कि उसकी लाश को पहचानना भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यह कहकर अभिनव ने फोन काट दिया। दूसरी तरफ फोन कटते ही वैभवी मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक चमक आ चुकी थी। रोहन ने पूछा, क्या हुआ? वैभवी खुश होते हुए बोली, चारा डाल दिया, अब बस शिकार के जाल में फंसने की देर है। आर यू रेडी? रोहन अपनी ग्लॉक को किस करते हुए बोला, ऑलवेज रेडी। अब अभिनव को पता चलेगा कि माफिया से पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। लेकिन वैभवी, तुम्हारी मां ने अभिनव को ऐसा कैसे बुला लिया? वो आसानी से मानने वालों में से तो नहीं है। वैभवी ने कहा, तुम तो जानते ही हो अभिनव कितना घमंडी और ईगो वाला आदमी है। जब मां ने पापा की इलाज के लिए अभिनव से कंपेंसेशन मांगा तो अभिनव का ईगो हर्ट हो गया और वो इतने में ही उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। लेट्स गो, इससे पहले कि अभिनव पहुंचे हमें वहां पहुंचना होगा। रोहन ने कहा,
डोंट वरी, आज अभिनव आएगा जरूर, लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये कहते हुए रोहन उठा और वैभवी के साथ बाहर निकल गया। वैभवी खुश होते हुए अपने आप से बोली, आज रोहन और अभिनव में से चाहे कोई भी मरे, फायदा मुझे ही होगा। और रही बात अनन्या और राजा की, तो उन दोनों को तो मैं दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकूंगी। कुछ ही देर बाद रोहन वैभवी के साथ कार में बैठकर समता के बताए हुए एड्रेस की तरफ जा रहा था। उसने राजा को फोन लगाया और बोला, एक लोकेशन भेज रहा हूं, जल्दी से वहां पहुंच जाओ। अभिनव से बदला लेने का टाइम आ गया। और हाँ, साथ में अंतिम संस्कार का सामान भी लिया ना। भले ही अभिनव अपना दुश्मन है, लेकिन मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार अच्छे से होना चाहिए। यह कहकर रोहन ने फोन काट दिया। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं भी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में बारिश होने वाली थी। पहाड़ी के ऊपर बने हुए विद्या के स्मारक के पास एक बुलडोजर खड़ा था। समता बुलडोजर के ड्राइवर के कान के पास खड़ी होकर चिल्ला रही थी, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, तुमने पैसे लिए हैं तो काम करके देना ही होगा। ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था। वो घबराते हुए बोला, लेकिन मैडम, आप किसी का स्मारक ऐसे कैसे तोड़वा सकती है? मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। समता की आंखों में एक पागलपन छा गया। उसने ड्राइवर का कॉलर पकड़ लिया और बोली, मैंने तुम्हें काम करने के पैसे दिए हैं, ज्ञान बांटने के नहीं। चलो आगे बढ़ो और पूरा स्मारक तोड़ डालो। ड्राइवर घबराया हुआ समता को देख रहा था, लेकिन वो किसी भी हाल में गलत काम नहीं करना चाहता था। ड्राइवर को चुपचाप बैठा देख समता का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। उसने अचानक टूल किट के अंदर से एक हथौड़ा निकाला और ड्राइवर के सर पर लगाते हुए बोली, तुम ये स्मारक तोड़ोगे या नहीं? लेकिन जब ड्राइवर फिर भी नहीं हिला, तो उसने गुस्से में ड्राइवर के सर पर हथौड़े का जोरदार वार किया। ड्राइवर दर्द के मारे चीखा और उसके सर से खून बहने लगा। समता ने बुलडोजर का दरवाजा खोला और उसे लात मारकर बाहर गिरा दिया। समता बोली, पैसे देकर भी सारा काम खुद ही करना पड़ता है। हे भगवान, मेरी जिंदगी में सारे आदमी निकम्मे ही क्यों आते हैं? ये कहते ही समता ने बुलडोजर का लीवर पकड़कर उसे रैंडमली घुमाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बुलडोजर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने आसपास बने सारे स्मारकों को तोड़ डाला। फाइनली उसने बुलडोजर आगे बढ़ाया और विद्या के स्मारक को तोड़ डाला। संगमरमर से बना हुआ वो बड़ा सा स्मारक टूटकर एक तरफ गिर गया और उसके नीचे एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था। समता खुशी से उछल पड़ी। अगले ही पल वो तेजी से गड्ढे के पास पहुंची और उसने देखा कि अंदर एक बड़ा सा लोहे का बॉक्स रखा हुआ था। उस बॉक्स के ऊपर सोने की छोटी छोटी पत्तियां डिजाइन के तौर पर लगी हुई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्मारक के नीचे उसे एक सीक्रेट बॉक्स मिल जाएगा। समता ने तुरंत वो सोने की पत्तियां उखाड़ ली और अपनी पर्स में छुपा कर रख ली। उस बॉक्स पर एक छोटा सा ताला लगा हुआ था। समता ने पत्थर से उस ताले को तोड़ डाला। जैसे ही बॉक्स खुला, अंदर से एक काले रंग का बड़ा सा बिच्छू बाहर निकल आया। उसे देखकर समता डर के मारे पीछे की ओर गिर पड़ी। बिच्छू अचानक झाड़ियों के बीच गायब हो गया। समता की सांसें जोर जोर से फूलने लगी और वो बोली, मैं तो डर गई थी। समता ने खुद को शांत किया और आगे बढ़कर बॉक्स के अंदर देखा तो उसे कई सारी कीमती चीजें दिखाई दी। उस बॉक्स के अंदर विद्या की कई सारी पर्सनल बिलोंगिंग्स रखी हुई थी, जिनमें 2 सोने के झुमके, एक असली मोतियों का हार, एक काले रंग की डायरी और कुछ फोटोग्राफ्स थे। समता ने तुरंत झुमके और मोतियों का हार निकालकर अपनी पर्स में छुपा लिया और फोटोग्राफ्स देखने लगी। पहली फोटो में न्यूबॉर्न अभिनव संजय और विद्या की गोद में खेल रहा था। उसके अलावा एक फोटो में कुछ हंसते खेलते हुए बच्चे दिख रहे थे। ऐसी ही एक फोटो रंजय के पास भी थी। समता मुस्कुराते हुए बोली, विद्या, तुम वाकई बहुत खूबसूरत थी। जीते जी तो मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाई, लेकिन आज मरने के बाद तुम मेरे बहुत काम आ रही हो। अब तो तुम्हारे बेटे को पैसे चुकाने ही होंगे। ये कहते हुए उसने विद्या की फोटो पर थूक दिया और फोटो को वापस बॉक्स के अंदर फेंक दिया। तभी उसकी नजर बॉक्स के अंदर पड़ी हुई एक अंगूठी पर पड़ी, जिसके ऊपर लिखा हुआ था टी। अंगूठी देखकर समता की आंखें चौंधिया गई। उसने तुरंत अंगूठी उठाई और अपनी उंगली में पहनकर उसे निहारने लगी। अगले ही पल वो बॉक्स को लेकर गड्ढे से बाहर निकल आई। वहीं पास में केरोसिन का एक डिब्बा भी रखा हुआ था। समता ने डायरी निकाली और उसे पढ़ने लगी। पहले 2 पन्ने पढ़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो हैरान होकर अपने आप से बोली,
ओ माय गॉड, ये सब क्या है? और ये रंजय, अम्मा जी, ये लोग कौन है? समता ने हड़बड़ी में 3-4 पेजेस और पलट कर देखे। अचानक उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट छा गई और वो अपने आप से बोली, हम लोग तो बहुत छोटा सोच रहे थे। 1 बिलियन तो इन लोगों के लिए हाथ के मैल से ज्यादा कुछ नहीं है। इस डायरी में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसके बदले में तो हम सैकड़ों बिलियन डॉलर्स निकलवा सकते हैं, लेकिन ये डायरी किसी भी हाल में अभिनव के हाथ नहीं लगनी चाहिए। समता ने जल्दी से डायरी के कुछ पेजेस फाड़े और उन्हें अपनी पर्स में रख लिया और बाकी डायरी को वापस बॉक्स में फेंक दिया। समता के बिहेवियर में अचानक ही एक बड़ा बदलाव आ चुका था। इस वक्त उसकी आंखों के आगे केवल डॉलर्स नाच रहे थे। समता ने बॉक्स के अंदर थोड़ा सा केरोसिन गिराया और हाथ में एक लाइटर लिए बुलडोजर पर जा बैठी। समता हंसते हुए बोली, अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। संजीव, तुम मुझे बीच रास्ते में ही छोड़कर चले गए हो ना, अब मैं देखती हूँ कैसे तुम दुम हिलाते हुए मेरे पास आओगे। जल्द ही दुनिया के सबसे अमीर लोगों में मेरा नाम शुमार होने वाला है। बस एक बार ये इन्फॉर्मेशन मैं अम्मा जी तक पहुंचा दूं, बदले में मुझे अरबों की दौलत मिलेगी। फिर मैं वरुण की बहुत सुंदर लड़की से शादी करवाऊंगी। खुशी और एक्साइटमेंट के मारे समता पागलों की तरह हंस रही थी। रात के अंधेरे में अगर कोई ऐसा नजारा देख लेता तो डर के मारे बेहोश हो जाता। कुछ देर बाद समता ने अपना फोन निकाला और अभिनव को कॉल लगाया, लेकिन अभिनव ने तुरंत कॉल काट दिया और मैसेज भेजा, ऑन द वे। समता विद्या की फोटो से बात करते हुए बोली, तुम्हें उस गड्ढे में से निकालकर मैंने बड़ा पुण्य का काम किया है। तुम्हारे बेटे को तुम्हारी तस्वीरें मिल जाएंगी और मुझे मेरे पैसे। इट्स अ विन विन सिचुएशन। दूसरी तरफ राजा अपनी गाड़ी को तूफान की तरह दौड़ाते हुए स्मारक की लोकेशन की तरफ जा रहा था। वो बार बार रोहन को फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोहन हर बार उसका फोन काट देता था। राजा फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाया, रोहन भाई फोन उठाओ, वैभवी और उसकी माँ तुम्हें बलि का बकरा बना रही है। जब से राजा को वैभवी और समता पर शक हुआ था, वो उन दोनों के पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने में बिजी हो गया था। और जब फाइनली उसे ब्रेक थ्रू मिला, उसी वक्त रोहन ने उसे अभिनव से बदला लेने के लिए बुला लिया था। राजा जानता था कि ये रोहन के लिए एक सुसाइड मिशन था। ठीक उसी वक्त रोहन वैभवी को लेकर अपनी गाड़ी को सड़क पर 120 की स्पीड पर दौड़ा रहा था। वो किसी भी हालत में लेट नहीं होना चाहता था। इसके बावजूद बगल में बैठी हुई वैभवी बोली, थोड़ा और तेज चलाओ, अगर अभिनव हमसे पहले वहां पहुंच गया तो गड़बड़ हो जाएगी, कहीं माँ के ऊपर कोई खतरा ना आ जाए। रोहन ने कहा, गाड़ी ऑलरेडी 120 पर है, हम स्पीड लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते। वैभवी बोली, इस वक्त भी तुम्हें स्पीड लिमिट की पड़ी है, गाड़ी और तेज भगा सकते हैं तो इसे भगाओ। मजबूरी में रोहन ने गाड़ी का गियर शिफ्ट किया और गाड़ी का एक्सीलरेटर दबा दिया। अगले पल गाड़ी गोली की रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। वैभवी अपने प्लान के सक्सेसफुल होने को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो अपने आप से बोली, अब सक्सेस बहुत नजदीक है। एक बार अभिनव रोहन को मार दे, उसके बाद रोहन की सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी।